जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज का वीडियो क्लास 12 यानी कक्षा 12 के जीव विज्ञान से संबंधित है। जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र है, जिसमें संपूर्ण सिलेबस का हल आपको दिया गया है, जो आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। देखिए, मॉडल पेपर नंबर 1 जीव विज्ञान, 3.25 घंटे आपका समय है। निर्देश प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है। नोट सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार उत्तरों की जो पुष्टि है वो नामांकित चित्रों के द्वारा करना होगा। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख हैं। ठीक है, ये है आपका नोट। ये तो नोट में दिया गया है। अगला देखें, आपका पहला प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न आपका विकल्प के रूप में है। कह रहा है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है क खंड है, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से क्या संकेत सही है। जी हाँ, आपको बताने हैं कि टर्नर सिंड्रोम के लिए क्या सही है। ऑप्शन आपके देख लीजिए, आपके सर आपके सही चारों इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो कौन सा सही है आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 ये सही है आपका। ये एक्सो ये सही है ऑप्शन। अगला चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। खा खंड के लिए खा का ऑप्शन आपका खा क्वेश्चन है, उपदंश उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन है? उपदंश उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं। जी हाँ, आपके पास चारों ऑप्शन आ गए हैं। ट्रिपेनोसोमा मैलिडियम, एमेलिडम, नाइसेरिया गोनेरी, लिस्टेरिया मोनोसिस्टोजेंस, यह है आपका पर्सिनिया पेस्टिस। जी हाँ, तो आपका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर के लिए आपको ले चलते हैं। ये है सही खा का दूसरा। तो आपको लिखना होगा उत्तर नंबर 1 खा का दूसरा। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाने होंगे, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका, तो दोस्तों आप क्वेश्चन को लिखते चलें वरना भूल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ये तीसरा ग खंड है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है कि नहीं? नहीं है। जी हाँ, तो आपको बताना है कि संक्रामक रोग नहीं। पीलिया, मलेरिया, हैजा, कैंसर। तो कैंसर आपका संक्रामक रोग नहीं है। यहाँ देख लीजिए, रोग नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है मोनोक्लोनल क्लोनल प्रतिरक्षा के लिए हाइब्रिडोमा तकनीक किसने दी? खोज की, मतलब किसने की? यहाँ पर खोज की लिखा है, खोज की तकनीक खोज की किसने, यहाँ पर आपको बताना है। जॉर्ज कोहलर ने, नीरेनबर्ग खुराना, जेम्स एलरिक तथा जेम्स ग्रिफिथ किसने दी? तो आपका घा का सही है तीसरा। तो आपको लिखना होगा घा खंड का कौन सा क्वेश्चन सही है? तीसरा। ठीक है, ऐसे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका ऑप्शन, ये कौन सा? ये आपका ऑप्शनल खत्म हुआ। अब आगे लिखित में दूसरा का आपको आधा दे नंबर मिलेगा। लिखा है निषेचन के बाद पादप के किस भाग से फल तथा बीज का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद पादप के किस भाग से फल तथा बीज का निर्माण होता है। तो उत्तर के लिए आपको ले चलते हैं। देखिए उत्तर का है, हैंड राइटिंग में है। निषेचन के बाद अंडाशय से फल। क्लियर, अंडाशय से फल, यानी फल किससे बनता है? फल बनता है अंडाशय से, और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर। तो निषेचन के बाद अंडाशय से फल एवं बीजांडों से बीज फल के अंदर बनते हैं। क्लियर, यानी बीजांड से बीज और अंडाशय से फल। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन को देखते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा आ गया खाखंड। मेंडल द्वारा कराए गए द्विगुण संकट में F2 पीढ़ी में प्राप्त फिनोटाइप लक्षण आपको बताने हैं। फिनोटाइप लक्षण आपको बताने हैं, यानी फिनोटाइपिक अनुपात आपको बताने हैं कि क्या है। तो देखिए चलते हैं, ये मेंडल द्वारा कराए गए द्विगुण संकट में F2 पीढ़ी से प्राप्त फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 है। कौन सा है? 9:3:3:1। ठीक है, तो ये आपका खा खंड है। अगर आप इसको लिख देंगे तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी से करते रहो ताकि समय बहुत कम है। गा खंड है, इंटरफेरान क्या है, इनका कार्य लिखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है इंटरफेरान क्या है, इसका कार्य लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अब उत्तर आ गया। ये इंटरफेरान विषाणु प्रोटीन अणु हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं तो इस प्रकार के प्रोटीन को मुक्त करती हैं जो विषाणु के संक्रमण को रोकती हैं। ठीक है, ये प्रोटीन स्वस्थ असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाती हैं। क्लियर। इसमें प्रियांश भी, उसमें क्वेश्चन में नहीं था लेकिन मैंने प्रियांश भी दे दिया। प्रियांश ये संक्रमित प्रोटीन होती है।
अगर आपसे मान लीजिए प्र्यांश पूछ लिए तो आपको बताना है प्र्यांश क्या है। तो प्र्यांश ये संकरित प्रोटीन है, इन पर उच्च ताप एवं विकिरण का प्रभाव नहीं पड़ता, ये रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, अगर ये पूछे तब, अगर ना, वरना आपका जो उत्तर है ये उत्तर यहीं तक है। ठीक है, ये आपका उत्तर यहीं तक है। इंटरफेरेंस क्या है? ठीक है, तो आपने बताया कि इंटरफेरेंस प्रोटीन विषाणु प्रोटीन और होते हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती है तो इस प्रकार के प्रोटीन को मुक्त करती है जो विषाणु के संक्रमण को रोकती है। क्लियर? ये प्रोटीन स्वस्थ असंक्रामक कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाती है, उसी को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ये, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए, इसको मैंने पढ़ाया भी है। देखिए, तो देखिए जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा क्या है। जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों, जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है। यह विज्ञान आधुनिकतम शाखा है जिसमें जैव रसायन, सूक्ष्म जैविक अणुओं, सूक्ष्म जैविकी, आणविक जीव विज्ञान, अनुवांशिक आणविक जीव विज्ञान, अनुवांशिकी आदि के अध्ययन का ज्ञान होता है। ठीक है, क्या उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका है। तो ये आपका जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा हुई। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया ना, ये आपकी जो प्रौद्योगिकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयु का घंटीनुमा पिरामिड क्या दर्शाता है? आयु की घंटीनुमा पिरामिड जो होता है वो क्या दर्शाता है? तो आयु की जो घंटीनुमा पिरामिड होता है ये वयस्क आयु वर्ग के अतिरिक्त प्रतिशत को दर्शाता है, अतः बढ़ती हुई जनसंख्या को इंगित करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समयुग्मी तथा विषमयुग्मी से क्या तात्पर्य है? समयुग्मी तथा विषमयुग्मी से 3 का देखें तो समयुग्मी और विषमयुग्मी क्या? ये है आपका समयुग्मी। यह एक द्विगुणित अवस्था है जिसमें दोनों एलील एक समान होते हैं। जब टी और टी दोनों बराबर होते हैं, सम माने समान, जब दोनों समान एलील्स होते हैं, एक समान होते हैं, तो उससे समयुग्मी टी। अथवा जब किसी पादप में कई लक्षण के लिए कारकों के युग्म या जीन समान होते हैं तो यह पादप उस लक्षण के लिए क्या कहलाता है? समयुग्मजी कहलाता है। ऐसे पादप के सभी युग्म के एक समान होते हैं। विषमयुग्मी क्या होते हैं कि ये एक द्विगुणित अवस्था है जिसमें दोनों एलील आपस में समान नहीं होते, असमान होते हैं, जैसे टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अथवा जब किसी पादप के इकाई लक्षण के लिए कारकों के युग्म अथवा जीन विपरीत प्रभाव वाले होते हैं तो यह पादप उस लक्षण के लिए विषमयुग्मी कहलाता है। ऐसे पादपों से 2 प्रकार के युग्म बनते हैं। समयुग्मजी उस लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं और विषमयुग्मी उस लक्षण के लिए संकर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब जो कैपिटल समयुग्मी होते हैं, जैसे ये देखिए, ये आपका समयुग्मी है, तो ये समयुग्मी आपके बराबर होते हैं, लेकिन ये आपका संकरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आया? समयुग्मी विषमयुग्मी। ठीक है, अगर ये एक एक करेंगे तो ये दोनों कर देंगे तो आपको एक एक नंबर, देखिए आपको लिखा हुआ एक एक नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफियन पुटिका क्या है? अंडोत्सर्ग में इसकी क्या भूमिका होती है? तो देखिए, मासिक चक्र के 6ठे से लेकर के 13वें दिन की अवधि होती है। 6ठे दिन की पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स के प्रभाव से वृद्धिशील पुटिकाओं और अधिक वृद्धि होती है तथा इनसे एस्ट्रोजन इन्वेन हार्मोन्स का स्रावण होने लगता है। इसलिए इस प्रावस्था को पुटके प्रावस्था कहते हैं। परिवर्धन पुटका परिपक्व ग्राफियन पुटका बन जाती है और यह अंडाशय की सतह पर उभर आती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हुए हार्मोन्स एलएच की मात्रा बढ़ने से ग्राफियन पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण बढ़ जाता है, जिसके कारण ये फट जाती है और द्वितीयक अंडकोशिका अंडोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाती है। क्लियर? अंडोत्सर्ग के 1-2 दिन पहले ग्राफियन पुटिका से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कुछ मात्रा स्रावित होती है और 14वें दिन एलएच हार्मोन्स के प्रभाव से अंडोत्सर्ग होता है। मुक्त हुई द्वितीयक अंडकोशिका गर्भाशयी नाल में चली जाती है तथा अंडाशय हार्मोन्स के प्रभाव के कारण गर्भाशय की भित्ति का पुनः निर्माण हो जाता है। क्लियर? तो ये है आपका ग्राफियन पुटिका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैविक खाद क्या होती है? भैया आपको दिखाना है जैविक खाद। देखिए फिर से क्वेश्चन देख रहे हैं, जैविक खाद क्या होता है? उदाहरण दीजिए। तो जैविक खाद क्या होता है? देखिए,
पक्षियों के मलमूत्र, शरीर अवशेष, फार्म पर उगाई फसलों एवं उद्योगों के उत्पादों से विघटन के फलस्वरूप बने खाद को क्या कहते हैं? जैविक खाद कहते हैं। पक्षियों के मलमूत्र, शरीर अवशेष, फार्म पर उगाई फसलें एवं उद्योगों, देखिए यहाँ पर उद्योगों होना चाहिए, ये चीज़ गलती होगी, यहाँ पर उद्योगों होनी चाहिए, उद्योगों, ठीक है, के उत्पादों से विघटन के फलस्वरूप बने खाद को क्या कहते हैं? जैविक खाद कहते हैं। इससे भूमि की अवस्था में सुधार होता है एवं उत्पादकता बढ़ती है, जैसे मुर्गी की खाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर मिलेंगे अगर सही हो जाएगा। बायोपायरेसी क्या है? चलिए देखते हैं बायोपायरेसी क्या है। ये बायोपायरेसी अन्य देशों की जैविक संपदाओं का शोषण या उसका पेटेंट प्राप्त करना जैव सदस्यता कहलाती है। यानी जिस देश में बनती है उसकी सदस्यता कहलाती है। विश्व के विकसित देशों ने अपनी जैव विविधता के मूल्य पर उद्योगों को विकसित किया है। विकासशील तथा अधोविकसित देशों में कई प्राकृतिक संपदाएं हैं, ये देश की जैव विविधता से समृद्ध है। विकसित देश अधोविकसित देशों की जैविक संपदाओं का दोहन करने के लिए जैव संरक्षण प्राप्त करने में लगे हुए हैं। सभी जीव जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है जैविक संपदाओं या जैव संपदाओं के अंतर्गत आते हैं। इन विषय पर विवाद तथा दोषारोपण चल रहा है। जैसे एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी या एजेंसी, ऑस्ट्रेलियाई सरकारी एजेंसी द्वारा 1997 में अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक से प्राप्त आहार को संशोधित करने का प्रयास किया। ठीक है, ये है आपका बायोपेरेसी। ठीक है, इसी को कहते हैं बायोपेरेसी। और जैव दस्युता देखिए, जैसे बासमती बीज जो कि भारत का सुगंधित चावल है जिसे हम कई शताब्दियों से उगा रहे हैं, ये बाद में पूछा जाएगा, किंतु राइस्टेक ने दावा किया कि यह अनोखी खोज उसके द्वारा की गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ का अनाज उन्होंने पेटेंट अपना नाम कर लिया भैया। नीम के उपयोग का भी एकस्व है, जैसे टैक्समती से संबंध, पेटेंट पादप से बनी दवाओं पर लगे टैक्स उन देशों को जाता है जिसमें उनको पेटेंट करा रखा है। ठीक है, तो जो करा रखे, तो बायोपेरेसी आपने जाना कि जो भी चीज़ बनाते हैं वो उसकी सदस्यता लेते हैं, अर्थात वो उस पर अपना अधिकार जमाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, ये राइबोसोमल आरएनए पर टिप्पणी लिखी है। आपको 4 का क्वेश्चन 3 नंबर का है, राइबोसोमल आरएनए। अब आपका क्वेश्चन क्या है? राइबोसोमल आरएनए पर टिप्पणी लिखिए। राइबोसोमल आरएनए किसे कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए राइबोसोमल आरएनए क्या है। राइबोसोमल आरएनए, आरएनए, आर से होता है राइबोसोमल आरएनए मात्रात्मक दृष्टि से आरएनए कोशिकाओं में सर्वाधिक यानी 60% मात्रा में पाया जाता है। ये लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है और मुख्य रूप से राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, तो ये है राइबोसोमल के बारे में। राइबोसोमल किसे कहते हैं? यानी आरएनए अगर पूछा जाए तो ये सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है और ये किसके बने होते हैं? लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बने होते हैं और मुख्य रूप से इसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। क्लियर? ये बात आपको जानना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, खाखंड अपूर्ण प्रभावितता क्या है, इसकी खोज किसने की है? 2 और 1 नंबर आपको बताना है कि अपूर्ण प्रभावितता और इसकी खोज किसने की है। तो आपको देखना, देखिए ये है आपका अपूर्ण प्रभावितता। अपूर्ण प्रभावितता क्या होता है? देखिए बहुत बार पूछा गया है, तो 2016, 18, 19, 20, 21 में परीक्षा नहीं हुई, 22 में पूछे जाना तय है। तो अपूर्ण प्रभावितता देखिए, कुछ पेड़ पौधों व जंतुओं में F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण पूर्णतः प्रभावित नहीं होता है। जैसे लाल और सफ़ेद का क्रॉस कराया जाता है तो सफ़ेद का लक्षण पूर्णतः दिखाई नहीं देता है, यानी प्रभाव भी नहीं होता है। ठीक है, या मध्यवर्ती होता है, इसे अपूर्ण प्रभावितता कहते हैं। यानी जो दिखाई नहीं देता पूर्ण रूप से उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभावितता कहते हैं। कॉरेंस एक वैज्ञानिक, अब आपको कॉरेंस वैज्ञानिक ने पूछा है, तो वैज्ञानिक क्या है? कॉरेंस ने गुलाबास में देखा कि लाल फूल वाले पादप को सफ़ेद फूल वाले पादप से क्रॉस कराने पर गुलाबी फूल वाले पादप उत्पन्न हुए और
ये F2 पीढ़ी में 1:2:1 में लक्षण प्रारूप हुए। ठीक है, इस तरह से। तो लाल ये है आपका, ये आपका सफ़ेद है इस्माइल इस्माइल। तो इन्होंने जब इन्होंने क्रॉस कराया तो क्या देखा, तो इसमें देखा कि ये आर में हुआ, तब ये गुलाबी हुआ। F1 पीढ़ी में क्या हुए आपके, ये F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग हुए। फिर इसमें स्वपरागण होने दिया तो इसमें देखा कि आर गुलाबी सफ़ेद के अनुपात F2 पीढ़ी में कितने हुए, 1:2:1, 1:2:1 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे लाल, जो लाल है वो एक ही हुआ, और गुलाबी कितने हुए, 2, स्मॉल आर कैपिटल आर, और बिल्कुल एक सफ़ेद हुआ। ठीक है, तो इस तरह के आपके अनुपात प्राप्त हुए। क्लियर। तो इसी को कहते हैं अपूर्ण प्रभावितता का नियम। क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभावितता का नियम। तो आपने अपूर्ण प्रभावितता का नियम क्या देखा कि जब किसी पौधे को यानी 2 लक्षण लेकर के जब आप उसको क्रॉस करवाते हैं तो एक तो डोमिनेट होता है यानी प्रभावित हो जाता है, दूसरा प्रभावित नहीं होता है। तो जो प्रभावित नहीं होता है वही अपूर्ण हो जाता है। ठीक है, पूर्ण उसमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब दूसरी पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी में जब हम देखते हैं तो उसके लक्षण भी परिलक्षित होते हैं। क्लियर, आया समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन यह है आपका, मरुस्थलीय प्राणियों के अनुकूलन बताइए। या इस तरह से तापमान और जल की कमी के प्रभाव के लिए प्राणियों के अनुकूलन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए मरुस्थली में क्या होते हैं, मरुस्थलीय या रेगिस्तानी या बंजर क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं में 2 प्रकार के अनुकूलन पाया जाता है। प्रथम, जल की कमी कम करके, और दूसरी मरुस्थलीय परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता दर्शा करके। दूसरा, मरुस्थलीय जंतुओं को कम जल की आवश्यकता होती है क्योंकि ये जल की आवश्यकता की पूर्ति आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से पूरा करते हैं। कंगारू चूहा अपने उपापचय द्वारा बने जल पर निर्भर रहता है या कभी जल नहीं पीता है। इसमें उत्सर्जी पदार्थ को हटाने के लिए जल के बहुत कम आयतन की आवश्यकता होती है। और अगला है, कई जंतुओं में मूत्र की सांद्रता करने की क्षमता होती है, जैसे ऊँट अपने मूत्र को जल की उपलब्धता नहीं होने पर रोक लेता है, जिससे वो कई दिनों तक बिना जल के रह सकता है। और मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाले कुछ जीव ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हैं। ठीक है, तो इतना आप लिख देंगे तो आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बायोस्फीयर रिजर्व पर टिप्पणी लिखिए या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यह संरक्षित क्षेत्रों की एक विशेष श्रेणी है। जहाँ रिजर्व हो जाता है वहाँ जान लीजिए एक संरक्षित है। यह एक संरक्षित क्षेत्रों की एक विशेष श्रेणी है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में एक सीमा तक मानव गतिविधियाँ जारी रहती हैं, लेकिन इन गतिविधियों से जैव संपदा का कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विचार सन 1975 में यूनेस्को द्वारा दिया गया। यूनेस्को ने इसी वर्ष मानव तथा जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया। 2 मई 2002 तक 94 देशों और 408 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। इनमें से प्रमुख हैं नंदा देवी, पंचमढ़ी, सुंदरवन। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के क्षेत्र 3 भागों में बटा होता है। पहला है परिचालन क्षेत्र, दूसरा प्रतिरोधक क्षेत्र और तीसरा है केंद्रीय क्षेत्र। तो परिचालन देखिए क्या है, यह जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का बाहरी क्षेत्र होता है, यानी जो आरक्षित है उसके बाहर का मंडल है। ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का बाहरी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मानव बस्ती होती है, इसलिए यह मानव सक्रियता वाला क्षेत्र है। और प्रतिरोधक देखिए, परिचालन के अंदर क्षेत्र प्रतिरोधक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में मानव बस्तियाँ तो नहीं होती, लेकिन सीमित मानव क्रियाएँ होती हैं, यानी मानव यहाँ पर कुछ कार्य करता है। केंद्रीय क्षेत्र ये जैवमंडल का केंद्रीय भाग है। यह भाग पूरी तरह वन्य जीवों के लिए संरक्षित, यहाँ पर केवल जंगली जानवर ही पाए जाते हैं और इस भाग में मानव क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंध होता है, यहाँ पर मानव नहीं जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। देखिए 5 का क्वेश्चन करा, निम्नलिखित रोगों के रोग कारक के नाम लिखिए। आपको देखिए ये है 1/2 × 6 यानी 6/3 नंबर का क्वेश्चन है। आधे नंबर आपको मिलेगा। ठीक है,
तो 6 नंबर का नहीं है, ध्यान रखना, ये आधा नंबर का है और आपको 6 क्वेश्चन में 3 नंबर मिलेंगे। तो देखिए किस तरह से है। तो यहाँ पर मलेरिया है, सुजाक है, अफ्रीकी निद्रा है, फिलपाँव है, दाद है, पोलियो है। तो देखिए इसको मैंने हैंड राइटिंग में कुछ लिखा है। देखिए यहाँ पर रोग है और यहाँ पर इसके कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम की कई स्पीसीज होती हैं, तो उसे तो प्लाज्मोडियम आपको याद रखना है। प्लाज्मोडियम कारक है मलेरिया का, ठीक है। सुजाक किससे होता है? सुजाक का जो कारक है नेसेरिया गोनोरिया से, ठीक है। अफ्रीकी निद्रा किससे होता है? अफ्रीकी निद्रा का जो कारक है ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोन है। फिलपाँव बोचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई है, ब्रैंकोफ्टी भी कहते हैं, या बोचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई है। दाद क्या है? दाद किससे होता है? दाद जो होते हैं माइक्रोस्पोरस ट्राइगोफाइटान से। पोलियो एक पोलियो वायरस से होता है, और जो है आपका चिकनगुनिया एडीज मच्छर से होते हैं, ठीक है। तो ये आपके देखिए 6 था, मैंने इसको 7 कर दिया, चिकनगुनिया मैंने एक बढ़ा दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आपको ये रोग और उसके कारक आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें आशा है कि ये आपको पसंद आया होगा। अगला देखिए, अगला है खा खंड 5 का खा। पारजीनी जीवाणु क्या है? किसी एक का उदाहरण द्वारा सचित्र वर्णन कीजिए। तो पारजीनी जीवाणु क्या है? ऐसे जीवाणु जिनके डीएनए में बाहर से अतिरिक्त वह जीन को प्रवेश कराया जाता है, वह पारजीनी जीवाणु कहलाता है, ठीक है। ऐसे जीवाणु जिनके डीएनए में कोई अतिरिक्त जीन प्रवेश कराया जाता है, यानी बाहर से कोई जीन डाला जाता है, तो उसे पारजीनी जीवाणु कहते हैं। जैसे पारजीनी इसर्चिया कोलाई से ई कोलाई है, यानी इसर्चिया कोलाई है भाई ने। ई कोलाई से हिमोलिन अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा बनाया जाता है। इंसुलिन अणु में 2 छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाएं ये और भी पाई जाती हैं, ठीक है। फिर बताया गया डीएनए अनुक्रम जो श्रृंखला ए और बी के समकक्ष होती हैं, उन्हें प्लाज्मिड की सहायता से एस्चेरिचिया कोलाई में स्थानांतरित किया जाता है। इसमें इंसुलिन की श्रृंखला निर्मित होती हैं। अब इन श्रृंखलाओं को एस्चेरिचिया कोलाई से प्राप्त करके डाइसल्फाइड बंध द्वारा जोड़कर इंसुलिन अणु निर्मित कर लिया जाता है। इस प्रकार अनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रयोग द्वारा पारजीनी जीवाणु बनाते हैं, जिसके द्वारा डायबिटीज के निदान हेतु इंसुलिन का व्यापक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो भाई जो आजकल ये इंसुलिन बनाए जा रहे हैं या और कारगर दवा बन रही है, तो ये संभव नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये पारजीनी जीवाणु के द्वारा ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सह प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। आपको बताना है कि सह प्रभाविता क्या है। तो देखिए ये है सह प्रभाविता। इनमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं। सह प्रभाविता, सह माने होता है साथ साथ, प्रभावित यानी दोनों लक्षण एक साथ ही परिलक्षित हो जाते हैं। जनकों के लक्षण सह प्रभावी युग्म विकल्पी कहलाते हैं। यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु के साथ संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में चितकबरी संतान उत्पन्न होती है, ठीक है। समझ में आई बात? तो लाल रंग और सफ़ेद रंग से कराएंगे तो यहाँ पर जो पहली पीढ़ी में प्राप्त हो जाएगा वो क्या होगा? चितकबरा हो जाएगा। चितकबरा यानी दोनों रंग उसमें साथ साथ हो जाते हैं। तो समयुग्मी का अर्थ ही, समप्रभाविता का अर्थ ही होता है कि दोनों का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देना, ठीक है। ये आपको, ये देखिए ये आपके जो फिगर है इसको आपको बनाना होगा। ये चितकबरे का है। तो चितकबरे में जब स्वयुग्मन होता है तो युग्मक इसके देखिए F2 पीढ़ी में अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको पीढ़ी, ये आपको बना करके दिखाना होगा। मनुष्य में रुधिर का भी दिखाया गया है, तो ये आपको दिखाना होगा। क्लियर? चलिए समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया ये सह प्रभाविता है, देख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएम फसलें क्या हैं, ठीक है, और इनके लाभ पता है। तो जीएम फसलें देखिए, जीएम फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनके जीन में बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। इस प्रक्रिया में पौधे के नए जीन अर्थात डीएनए को प्रवेश करा करके उसमें ऐसे मनचाहे गुणों का समावेश किया जाता है ताकि प्राकृतिक रूप से उस पौधे में नहीं होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के पौधे को क्या कहते हैं? जीएम फसलें कहते हैं। क्लियर? ठीक है, देख लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विभ्रामक व ओपिएट्स औषधि क्या है? देखिए हम कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। विभ्रामक क्या होता है? देखिए ये आपके
जब किसी औषधि को लगातार लेते रहने से व्यक्ति उस पर आश्रित हो जाता है तो इसे औषध व्यसन कहते हैं। ठीक है, वो बार बार लेने से वो उसकी आदी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति उस औषध के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। बगैर उसके उसका काम नहीं चल पाएगा। नशीली औषधियों का आदी व्यक्ति इन औषधियों का प्रयोग करने के बाद स्वयं को अधिक फुर्तीला और स्वस्थ महसूस होता है। नशीली औषधियाँ जो होती हैं वो देखिए इनको निम्न समूह में बांटा गया है, जिसको कहते हैं सामक या निद्रा कारक। ये औषधियाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। मस्तिष्क के तनाव एवं उत्सुकता को कम कर देती हैं एवं निद्रा लाती हैं, जैसे वेलियम। उसके उदाहरण कौन कौन से हैं, सामक और निद्रा रोग के वेलियम, लेब्रियम या बारबिट्यूरेट्स या इक्विनिल आदि। उत्तेजक में कौन कौन सी हैं, ये औषधियाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करती हैं, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। इनसे कष्ट से राहत मिलती है, रक्तचाप बढ़ जाता है तथा स्वभाव उग्र हो जाता है, जैसे टाफरेनिल, कैफीन, थायमीन, एम्फीटामाइंस, है ना, मेथिलफेनिडेट आदि। चाय, काफ़ी, कोका कोला जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। विभ्रमक देखिए या श्रवण, देखिए इसमें चारों आपको बता दिए गए। कहीं ये आपसे तो विभ्रमक और ओपाइड्स पूछा गया था, लेकिन आपको चारों बता दिए गए हैं ताकि आगे आपको दिक्कत ना पड़े। तो विभ्रमक देखिए, ये भ्रम पैदा हो जाता है, ये श्रवण एवं दृष्टि में भ्रम पैदा करता है। यह विचार और भावनाओं को बदलने वाली औषधियाँ जैसे चरस, गांजा, भांग, हशीश, मैरिजुआना, ये सब आपकी क्या हैं, विभ्रमक उत्पन्न करते हैं। ओपाइड्स देखिए, ओपाइड्स क्या होते हैं, ये दर्द, चिंता तथा तनाव को कम कर देते हैं। ये रुधिर चाप तथा श्वसन दर को भी कम कर देते हैं, इससे निद्रा व सुस्ती आती है। ओपाइड्स नारकोटिक दर्दनाशक औषधियों का एक वर्ग है, जिसमें अफीम तथा इसके स्राव से बने मार्फिन, हेरोइन, पैथिडीन, मेथाडोन आदि आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो आपकी औषधि को बार बार लेने से जो औषधि व्यसन होते हैं, तो ये 4 प्रकार के लगभग होते हैं, मुख्यतः 4 है, तो चारों आपको बता दिया गया है। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन में 2 ही विभ्रमक और ओपाइड्स ही दिए थे, ये विभ्रमक और ओपाइड्स, लेकिन यहाँ पर आपको चारों बता दिए गए हैं, सामक, निद्राकारी, उत्तेजक। तो आपको चारों को याद कर लेना है ताकि कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ठीक है, अगला बंध्यता क्या है, स्त्रियों में बंध्यता के कारण बताइए। तो बंध्यता आप जानते हैं, बंध्यता असुरक्षित संभोग करने के पश्चात भी दंपत्ति द्वारा संतानोत्पत्ति नहीं कर पाना बंध्यता कहलाता है। अर्थात आप ये जानें कि जो अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर सकता है या संतान को आगे नहीं बढ़ा सकता है, वो बंध्यता कहलाता है। ठीक है, बंध कहलाता है, अर्थात बच्चे को जन्म ना दे पाना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, स्त्रियों में बंध्यता के 4 कारण निम्न है। पहला है ओव्यूलेशन की विफलता, दूसरा है स्वप्रतिरक्षित विकार, तीसरा है अंतर्गर्भाशय अस्थानता और चौथा है मासिक धर्म की समस्या। ठीक है, तो ये 4 कारण से स्त्रियों में बंध्यता के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैव ईंधन क्या है, इसके लाभ बताइए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो जैविक उत्पत्ति वाले ईंधन को जैव ईंधन कहते हैं। जैविक उत्पत्ति यानी जीव से उत्पत्ति वाले ईंधन को क्या कहते हैं, जैव ईंधन कहते हैं। इनका प्रयोग ऊष्मा एवं अन्य प्रकार की ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। जैविक स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। लकड़ी, ईंधन, कोयला तथा बायोगैस ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं। जैविक रूप से उत्पन्न हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल तथा डीजल को क्रमशः जैव हाइड्रोजन, जैव मीथेन, जैव एथेनॉल, जैव ब्यूटेनॉल एवं जैव डीजल कहते हैं। जैव ईंधन से ऊर्जा प्राप्ति के लाभ देखिए क्या है। जैव ईंधन ऊर्जा के नवीनीकरण योग्य स्रोत हैं। ऊर्जा प्राप्ति के समय इनसे आंशिक रूप से कम हरितगृह गैसों का उत्सर्जन होता है। तीसरा है जैविक ईंधन की प्राप्ति सामान्यतः घरेलू, नगर पालिकाओं से विसर्जित पदार्थ, अपशिष्ट सामग्रियों, जैवभार से होती है। इस प्रकार ये प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायता करते हैं। एथेनॉल का प्रयोग स्वचालित वाहनों में पूर्ण स्वतंत्रता रूप से 10 से 15% मात्रा में पेट्रोल के साथ मिला करके किया जाता है। एथेनॉल के उत्पादन वाले पादपों की कृषि
को ऊर्जा कृषि कहते हैं, जैसे गन्ना, मक्का, चुकंदर आदि। ठीक है, तो ये आपका है जैव ईंधन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुप्रभावी जीन घातक जीन क्यों होते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि बहुप्रभावी जीन घातक जीन क्यों होते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये कुछ जीन एक से अधिक गुणों, यानी एक से अधिक गुण, कुछ जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं, ऐसे जीन बहुप्रभावी जीन्स कहलाते हैं। जीनों में कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं जो उनके विशेष लक्षण को भी प्रभावित करते हैं, साथ ही ये जीन्स उनके जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में घातक भी होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक एल क्यूनाट ने पता लगाया कि घरेलू चूहे के बालों का पीला रंग भूरे रंग वायु पर प्रभावी होता है। इनके संकरण कराने पर इन्हें F1 पीढ़ी में दोनों प्रकार के चूहे 1:1 में मिले हैं। इससे उन्हें आशंका हुई कि चूहों की आबादी में पीले वाले बालों शुद्ध नस्ली अर्थात संगमी चूहे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुप्रभावी जीन हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता संरक्षण हेतु किए गए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को लिखिए। जैव विविधता संरक्षण, तो देखिए क्या है अगला, यह है जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रयास। हमारे देश में प्राकृतिक संरक्षण के प्रयास वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, जैव विविधता का मतलब होता है विभिन्न जीवों की रक्षा करना। ठीक है, तो कौन से हैं? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए राष्ट्रीय प्रयास निम्नलिखित है। पहला, सन 1952 में वन्य जीवन भारतीय परिषद की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत वन्य जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। जुलाई 1955 से संपूर्ण देश में प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य सप्ताह मनाया जाता है। 1980 में भारत में भी जैव संरक्षण हेतु एक पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई है, जिसके उद्देश्य निम्न है। नंबर 1 है पर्यावरण नीति को दिशा निर्देश देना, पर्यावरण से संबंधित जानकारी, शिक्षा एवं सामाजिक चेतना का विकास करना, पर्यावरण विभाग को सलाह देने हेतु NCEP नामक गठन के अतिरिक्त पर्यावरण शोध संगठन एवं INMBC यानी इंडियन नेशनल माइन ऑफ द बायोस्फीयर कमेटी जैसे संस्थाएं स्थापित की गई हैं। और अगला है NCEP के दिशा निर्देशों पर एक वैकल्पिक राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये है जैव विविधता संरक्षण के प्रयास। ठीक है, और अगला है इसमें 85 में पर्यावरण संबंधी जानकारी देने में एनवेस की शुरुआत की गई, जिसके उद्देश्य से पर्यावरण संबंधी जानकारी को एकत्रित कर उसे फैलाना है, जनता के पर्यावरण संबंधी चेतना को जागृत करना है। प्रतिवर्ष 5 जून को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो भी याद रखना कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को क्या करना है? संरक्षित रखना है। ठीक है, 5वां है वर्षों से कार्यरत संस्थाओं जैसे बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में भी विलुप्त हुई पादप एवं जंतुओं को बचाने के लिए प्रयास में 10 वर्षीय प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कौन से हैं, सब जान गए ना? तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर टिप्पणी लिखना है आपको। चिकित्सा के क्षेत्र में, तो देखिए ये है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है जैव प्रौद्योगिकी का। जैसे मानव इंसुलिन, क्या है? मानव इंसुलिन तथा अन्य हार्मोन्स या प्रोटीनों का निर्माण अभियांत्रिकी द्वारा एसर्चिया कोलाई के प्रयोग से संभव हो सकता है। मधुमेह के रोगियों के लिए, जो मधुमेह के रोगी हैं, एली लिली नामक एक अमेरिकन औषधि निर्माण कंपनी ने 5 जुलाई 1983 को 2 DNA अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन के श्रृंखला ए और बी के समान थे। इंसुलिन हार्मोन
की दोनों श्रृंखला ए और बी डाइसल्फाइड बंधों से जोड़ करके परिपक्व इंसुलिन तैयार की गई। इस प्रकार फ्रेडरिक सेंगर ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, फ्रेडरिक सेंगर ने गाय के अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन के अणु में अल्फा तथा बीटा नामक दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का पता लगाया। ये दोनों ही श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंधों की सहायता से जुड़ी होती हैं। फ्रेडरिक सेंगर के अनुसार मवेशी के अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन अल्फा एवं बीटा श्रृंखलाओं में अमीनो अम्लों की संख्या क्रमशः 21 व 30 होती हैं। देखिए, हेम्योलिन अनुवांशिक अभियांत्रिकी के सहयोग से बनाई गई प्रथम औषधि है हेम्योलिन। ठीक है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी की तकनीकी द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविकी का उत्पादन करते हैं। प्रो इंसुलिन के परिपक्वों से इंसुलिन बनते समय इंसुलिन सी पेप्टाइड बनती है। अगला उन्होंने बताया धमनियों के रुधिर के तक्के को घोलने के लिए उपयुक्त प्लाज्मिनोजन इसी तकनीकी से तैयार की गई है। मानव वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण भी जीन अभियांत्रिकी के द्वारा ही तैयार किया जा रहा है। हेपेटाइटिस बी के विरुद्ध जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतिरक्षा के पुनर्योगक डीएनए तकनीक से तैयार किए जा रहे हैं। इस तकनीक से बनाई गई प्रतिरक्षा अधिक शुद्ध है क्योंकि इसमें केवल उन्हीं प्रोटीनों के विरुद्ध बनते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। जो प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा द्वितीय पीढ़ी के टीके तथा तृतीय पीढ़ी के टीके का उत्पादन किया जाता है। पुनर्योगन तकनीक द्वारा हेपेटाइटिस बी, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी, मेनिंजाइटिस आदि रोगों के टीकों का भी उत्पादन किया जा रहा है। जीन चिकित्सा में देखिए, जीन चिकित्सा द्वारा विकृत जीन को किसी दूसरे स्वस्थ जीन के प्रतिस्थापित करके अनेक रोगों का उपचार भी संभव है। सर्वप्रथम 1990 में एक 4 साल की बच्ची में एंडोसिन डी एमिनेज न्यूनता उपचार के लिए जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया। तो ये जो है जीन चिकित्सा बहुत ही उपयोगी है भाई। ठीक है, फिर देखिए अगला है इंटरफेरॉन प्रतिविषाणु ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रतिरक्षा नियंत्रक की भांति कार्य करते हैं। इनका उपयोग अनेक प्रकार के रोगों के उपचार में किया जाता है। फिर जीन थेरेपी का उपयोग भी देखिए, जीन थेरेपी का उपयोग अनुवांशिक रोग जैसे सिस्टिस फाइब्रोसिस रोग के इलाज में भी किया जाता है। ये विधि उपयोग की जाती है। आणविक निदान देखिए, पुनर्योगक डीएनए तकनीक पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया पॉलीचेन रिएक्शन पीसीआर व एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसए यानी एलाइजा द्वारा रोगों की पहचान समय से पूर्व की जा सकती है। आजकल संदेहप्रद एड्स रोगियों में एचआईवी की उपस्थिति का पता करने हेतु पॉलीमरेज श्रृंखला पीसीआर तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। तो भैया ये जान लीजिए कि जो आपकी चिकित्सा जो प्रौद्योगिकी का चिकित्सा में बहुत ही रोल है। ये जो नए नए आपके आविष्कार दवाएं हुई हैं ये सब जैव चिकित्सा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो अगला है या आप एक अथवा है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण क्या है। आपको एक और बताना है कि ये सब लॉन्ग आंसर में आ रहा है कि प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण क्या है, किन्हीं 4 विधियों का नाम बताइए। तो देखिए, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण विजातीय या बाह्य डीएनए के परपोषी कोशिकाओं में प्रत्यक्ष रूप से निवेशन को प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण निम्न चरणों में होता है। पहला उसमें झटका द्वारा, फिर दूसरा इलेक्ट्रोपोरेशन द्वारा, जीनगन द्वारा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। उसमें झटकों द्वारा कोशिकाएं 0 डिग्री सेल्सियस पर कैल्शियम आयन युक्त विलयन में वाहक उष्मायित हो जाती हैं। अचानक ताप में 40 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि कर दी जाती है। या उसमें झटका कुछ कोशिकाओं को वाहक प्राप्ति में सूक्ष्म कारक बन जाती है। अचानक ऊष्मा का स्तर बढ़ने से कोशिका में छिद्र हो जाते हैं और जीवाणु तथा जंतु कोशिकाओं में प्रयोग की जाती है। ये किसमें छिद्र हो जाते हैं, या जीवाणु तथा जंतु कोशिकाओं में ही प्रयोग की जाती है। इलेक्ट्रोपोरेशन देखिए, उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाह से कोशिका की भित्ति या कला अस्थायी रूप से कट या फट जाती है। परिणाम स्वरूप वाहक कोशिका में प्रवेश करने में सक्षम हो जाते हैं। जीवाणु कोशिका में जीन अंतरण या स्थानांतरण का यह सर्वाधिक सस्ता एवं कार्य क्षमतावान तरीका है। जीनगन देखिए, जीनगन या बायोलिस्टिक प्रत्यक्ष जीन अंतरण की यह अवधारणा तकनीक में डीएनए विलोपित टंगस्टन या स्वर्ण मुद्राकणों के संपीड़ित गन से कोशिका की बमबारी की जाती है। यह विधि पादप में अत्यंत उपयोगी है क्योंकि स्वर्ण या टंगस्टन धातु के डीएनए विलोपित सूक्ष्म कणों की उच्च वेग बमबारी पादप कोशिका भित्ति को पार कर जाते हैं तथा डीएनए को केंद्रक में आंतरित कर देते हैं। इसे बायोलिस्टिक या माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट कहते हैं। ठीक है, अगला है सूक्ष्म अंतःक्षेपण। इस विधि में वांछित गुणों युक्त पुनर्योगन को प्रत्यक्ष रूप से कोशिका में अंतःक्षिप्त
किया जाता है। यह बीजजंत कोशिकाओं में वेक्टर समायोजन के लिए किया जाता है, वेक्टर संयोजन के लिए किया जाता है। विजातीय डीएनए को केंद्रक में एक सूक्ष्म पिपेट द्वारा प्लाज्मा झिल्ली में छिद्र करके अंतःक्षिप्त किया जाता है। और अगला है लाइपोसोम्स। अगला है लाइपोसोम्स। वाहक जो लाइपोसोम में रखा जा सकता है। ये लघु झिल्ली में पुटका होती है। लाइपोसोम कोशिका झिल्ली के साथ संयुक्त होकर के कोशिका के डीएनए में अंतरण करती है। इस विधि द्वारा जीन चिकित्सा में जीन का अंतरण किया जाता है। ठीक है, ये देखिए आपका लाइपोसोम है, ये उसका डीएनए संयोजन करेगा, ये इस प्रकार से क्रिया हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। द्विबीजपत्री में निषेचन एवं भ्रूण भोग की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ये देखिए द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास युग्मज, ये नर मादा युग्मों के संलयन के उपरांत भ्रूणकोश की दो संरचनाओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जिसमें द्वितीयक द्विध्रुव केंद्रक अर्थात प्रारंभिक भ्रूणपोष केंद्रक विकसित होकर के त्रिसंलयन भ्रूणपोष बनाता है और युग्मज विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण कर देता है। भ्रूण कोशिका के अंदर उपस्थित प्रतिमुख व सहायक कोशिकाएं निषेचित के तुरंत बाद नष्ट हो जाती है। निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों के अंतर्गत भ्रूण का विकास, भ्रूणपोष का विकास तथा फल एवं बीज का निर्माण होता है। अब भ्रूण का विकास किस तरह से होता है? द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास युग्मज आकार में बढ़कर के अपने चारों ओर सेलुलोज की भित्ति का निर्माण करता है और अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा बीजांड द्वार की ओर आधार कोशिका तथा निभाग की ओर अंतस्थ कोशिका का निर्माण करता है। आधार कोशिका अनुप्रस्थ विभाजनों की 6 से 10 कोशिका लंबा निलंबक बनाती है। निलंबक की ऊपरी कोशिका अंतःस्फीतिका कहलाती है। यह कोशिका आगे विभाजित होकर के मूलांकर शेष को जन्म देती है। निलंबक का कार्य बीजांडकाय से भोजन अवशोषित करके वो वृद्धि कर रहे भ्रूण को प्रदान करना है। अंतस्थ कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन करके अष्टांशक का निर्माण करती है, जिससे अधा स्फीतिका के नीचे 4 कोशिकाएं अधाधार कोशिकाएं तथा इसके नीचे की ओर 4 कोशिकाएं अध्याधार कोशिकाएं बनाती हैं। ये देखिए ठीक है, ये देखिए अधाधार कोशिकाओं के मूलांकर व अधो बीजपत्र का अध्याधार कोशिकाओं से प्रांकुर का बीजपत्र बनता है। अष्टांशक अवस्था 8 कोशिकाएं परिणत विभाजन के द्वारा वायुत्वचा का एक स्तर बनाती है। ठीक है, देखिए भ्रूण वृद्धि करके हृदयाकार हो जाते हैं, जिसमें बीजपत्र बड़े होकर के मुड़ जाते हैं और इस प्रकार परिपक्व बीजाणु द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 बीजपत्र बन जाते हैं, जो एक अक्ष से जुड़े होते हैं। अक्ष का एक भाग जो बीजपत्रों से के बीच में होता है प्रांकुर कहलाता है और दूसरा भाग क्या कहलाता है? मूलांकुर कहलाता है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का वीडियो। ठीक है, तो ये लगभग 43 मिनट में आपका ये वीडियो पूरा हुआ। बच्चों मेहनत करिए कि 43 मिनट में आपको 70 नंबर ही आपको दिला सकता है। तो बच्चों मेहनत करिए और इसको पूरा का पूरा याद रखने की कोशिश करो। वीडियो आप पूरा देखें। ठीक है।